Hello everyone. In today's video we are going to start our new topic which is classification of elements and periodic properties. तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन्स आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन से पहले जो आपके अटेम्प्ट किए गए टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन मोर सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू मेक देयर स्टडी ईजियर एंड सिंपलर, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. तो बेटा हुआ ये कि एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी आपका विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स केमिस्ट के सामने प्रॉब्लम आने लगी कि आपके अवेलेबल एलिमेंट्स जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो डिस्कवर किए जा रहे हैं हर एक के प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली याद कैसे करके रखा जाए, मेमोराइज करके कैसे रखा जाए. तो ये हुआ कि आपके एफर्ट्स किए जाने लगे कि आपके एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि सबके प्रॉपर्टीज़ को याद रखना थोड़ा ईजी हो जाए सबके लिए. ठीक है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स में हर एक की प्रॉपर्टी को याद रखना वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क स्लाइटली, है ना. तो सब ने अपने अपने एफर्ट्स करने शुरू किए. तो जो सबसे पहला और आपकी एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, जो पहला एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस था, इट वाज गिवन बाय विलियम प्राउट एंड इट इज़ कॉल्ड प्राउट्स हाइपोथेसिस. ठीक है, इट वाज गिवन इन 1815 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिटरी थ्योरी. इसको यूनिटरी थ्योरी भी कहा जाता है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या कहा कि आपके द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर ईदर होल नंबर्स or they vary only slightly from the whole number if the hydrogen is considered to be the basis of all the atomic masses. ठीक है, तो इस थ्योरी ने माना कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो या तो आपके होल नंबर होंगे या तो ओनली स्लाइटली वेरी करेंगे फ्रॉम द होल नंबर वैल्यू. कब? अगर हाइड्रोजन को बेसिस मान के चला जाए सारे एटॉमिक मासेस का. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि hydrogen atom was considered to be as the fundamental unit from which all the other atoms were made. इन्होंने ये कहा कि बाकी सारे एटम्स जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन से मिलके बने हैं. ठीक है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपका हाइड्रोजन इज इटसेल्फ एन एलिमेंट एंड एक एलिमेंट से मिलके तो आपके कंपाउंड्स बन सकते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट थोड़ी बन सकता है ना. ठीक है, इस वजह से ये थ्योरी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, आपकी डिस्कार्ड कर दी गई. एंड दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी थ्योरी. आप ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको. ठीक, नाउ इस थ्योरी के डिस्कार्ड होने के बाद जो नेक्स्ट एक्सेप्टेबल आपका लॉ आया, जो नेक्स्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आई वो आई आपकी डॉबर्नियस ट्रायड. ठीक है, डॉबर्नियस ट्रायड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ट्रायड. नाउ ट्रायड मीन्स क्या होता है? ट्राई नाम से पता चला, ट्राई मीन्स 3 होता है आपका. तो ट्रायड, व्हाट वाज ट्रायड? ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ये आपका 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था. डॉबर्नियर ने क्या किया? इन्होंने अपने टाइम पे अवेलेबल एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज किया. 3-3 का इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया इन्होंने बेसिकली. ठीक है, और उस ग्रुप में जो 3 एलिमेंट्स इन्होंने सेलेक्ट किए वो इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स सेलेक्ट किए जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली सिमिलर थी आपकी. ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की इन्होंने क्या किया? बेसिकली 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया ट्रायड. और ट्रायड में आने वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. और उन 3 एलिमेंट्स को इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया जैसे कि आपका जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक मास का एवरेज आए. ठीक है, तो 2 बातें कही गई बेसिकली लॉ ऑफ ट्रायड में. पहली ये कि the elements of the triads are arranged in such a way that the atomic mass of the middle element is the average of the atomic mass of the first and last element. मतलब कि आपके जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होना चाहिए. पहली चीज़ थी ये. दूसरी कंडीशन क्या रखी गई? ये कि आपके ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए. ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स ट्रायड के तो वो आपका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो कर रहे हैं आपके. ठीक है, तो इसका ये देख लीजिए, एक बार लॉ इसका पढ़ लीजिए. इन्होंने किया क्या? डॉबर्नियर है अरेंज द सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ 3 in such a way that the atomic mass of the middle elements was nearly same as the average of the atomic mass of the first and last element. अब यहाँ पे देख लिया आपका आ रहा है nearly same as, तो मतलब exactly same भी हो सकता है और इट मे बी नियरली सेम एज, और आपकी अप्रॉक्स वैल्यू भी आपकी आ सकती है आपके आसपास की. ठीक है, तो नाउ अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे ट्रायड के. जैसे कि आप अगर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रायड कंसिडर करें तो आपका देखिए यहाँ लिथियम का एटॉमिक मास होता है आपका 7, सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम का होता है आपका 39. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड, इस ट्रायड में होना क्या चाहिए?
लॉ ऑफ ट्राइड की दो बातें थी, मैंने आपको बताई थी। पहली ये थी कि जो आपका मिडिल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मास का एवरेज होना चाहिए, है ना। तो अब ये देख लेते हैं कि आपका ये जो मिडिल एलिमेंट है हमारा सोडियम, इसका एटॉमिक मास जो है वो आपका लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज है कि नहीं है, देखते हैं। देखिए सोडियम जो है, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इट विल बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज 39 + 7/2 विच इज इक्वल्स टू 23 आ रहा है आपका। इसका मतलब आपका फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। सेकेंड उन्होंने ये कहा था कि जो आपके 3 एलिमेंट्स आपके ट्राइड में आए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों हमारे एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल्स हैं मीन्स इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। तीनों ही हमारे +1 आपके आफ्टर द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपका +1 चार्ज कैरी करते हैं। दे आर हाईली एक्टिव मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी आपकी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका इसका मतलब लॉ ऑफ ट्राइड फॉलो कर रहे हैं। आपका ये वाला जो ट्राइड है ये आपका सही है, आपका लॉ ऑफ ट्राइड फॉलो कर रहा है। द नेक्स्ट ट्राइड वॉज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब इसमें भी देखिए द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन शुड बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। यहाँ पे देखिए तो एटॉमिक मास ऑफ एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन इज 81.25 विच इज अप्रॉक्स, मतलब आसपास है आपका ब्रोमीन के एटॉमिक मास के। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट राइट, अब यहाँ पे भी देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। ये आपके तीनों जो है आपके हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रायड वाज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके ये, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास देखिए कैल्शियम का है 40, बेरियम का है 137, ठीक है, एंड स्ट्रोंशियम का 88। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट एवरेज है कि नहीं है, आपका आपके बेरियम और कैल्शियम के एवरेज के बराबर है, आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देख लीजिए एवरेज हमारा आ रहा है इसका 88.5, ठीक है। आपके आसपास की वैल्यू है, नियर वैल्यू है, नियर अबाउट वैल्यू है आपका, ठीक है, 88 के। तो यहाँ पे मतलब आपके ये जो 3 ट्रायड हैं ये तो आपका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो कर रहे हैं। और केमिकली भी तीनों आपके +2 आयंस फॉर्म करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। आपके सेकेंड ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन डॉबर्नियर के लॉ को भी सारे एलिमेंट्स ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो मतलब आपके इन्होंने जितने ट्रायड्स बनाए सारे ट्रायड्स में इनका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये जो ट्रायड्स इनका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं करते, इनके लॉ ऑफ ट्रायड की दोनों बातें फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इनके लॉ के लिए लिमिटेशन बन गए, ठीक है, ड्रॉबैक की तरह वर्क कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से ये लॉ ऑफ ट्रायड ज़्यादा नहीं चला, ठीक है, और ये भी आपका डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इनकी लिमिटेशंस देख लीजिए क्या थी। तो द लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रायड, सब तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका लॉ हमारे लिए हेल्पफुल तो था क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिमिलर थी उनको इन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो कुछ मैंने बताया कुछ ट्रायड्स तो फॉलो करते लेकिन सारे ट्रायड्स जो है वो लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वही आपका दैट डॉबर्नियर वॉज अनेबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम इनटू ट्रायड्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इनका ये था कि सारे एलिमेंट्स आपके लॉ ऑफ ट्रायड्स फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो कई डिसिमिलर एलिमेंट्स थे वो आपके ट्रायड्स में फिट कर दिए गए थे आपके, ठीक है। कुछ के केस में तो आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ट्रायड, जो कि आपका लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं कर रहा था उस टाइम पर, ठीक। कार्बन का तो यूनिक नेचर होता है, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा था। हालांकि इस ट्रायड में जो एटॉमिक मास था नाइट्रोजन का, इट वॉज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों की जो है वो सिमिलर नहीं है। तो आपका ये जो ट्रायड था आपके डॉबर्नियस लॉ ऑफ ट्रायड के लिए जो है लिमिटेशन की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेप्टेबल हमारा लॉ है, इट वाज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यहाँ पे आपका 8 का ग्रुप बन रहा है। जैसे आप उन्होंने ट्रायड दिया, ट्रायड ग्रुप ऑफ 3 था, यहाँ पे ऑक्टेव्स मीन्स ऑक्ट मीन्स 8, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, न्यूलैंड इन्होंने ये कहा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देन the atomic mass then the chemical properties, then the properties of every 8th element will be same as the property of that of the first one, ठीक है। तो
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो मतलब बेसिस क्या था इस लॉ का भी एटॉमिक मास था, ठीक है। तो इन्होंने कहा एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो जो एवरी 8th एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस then every 8th element has the properties which is similar to that of the first one, ठीक है। and this is called law of octaves। क्यों कहा गया, because it have the same relationship exist in musical notes also, that musical notes of सरगम जो होता है आपका सारे गामा, ठीक है, उसमें भी देखिए आपका जो 8वां सुर आता है सा, वो फर्स्ट जो पहला सुर होता है आपका सा, उसी को रिपीट करता है, isn't it, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टाइम, जब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया उस टाइम पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड आफ्टर फ्लोरीन द 8th एलिमेंट वॉज सोडियम, ठीक है। दैट सोडियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द लिथियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, एक्टिव मेटल्स हैं दोनों आपके, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं आपके दोनों, ठीक। इसके बाद आया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड अगेन 8th एलिमेंट वॉज पोटेशियम। पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी आपकी सोडियम की तरह थी, ठीक है, सोडियम लिथियम की तरह प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये तीनों ही आपके एक्टिव मेटल हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव हैं आपके, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपके, जब आपके हैलोजेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तीनों डोनेट करे, केमिकल रिएक्टिविटी सेम है इनकी, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ये सोडियम पोटेशियम दोनों ही क्या है आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, आपके सोडियम लिथियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं आपकी, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनकी केमिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, इजंट इट, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ बेरिलियम को कंसिडर करें तो बेरिलियम से आप स्टार्ट करें तो जो हमारा 8th एलिमेंट पड़ रहा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एंड द 8th वन इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी बेरिलियम की तरह है, मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम की तरह प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, ठीक है। एंड देन मैग्नीशियम के बाद देखिए आप 8 एलिमेंट्स का गैप देंगे, देन 8th एलिमेंट आपका कैल्शियम आ रहा है। द कैल्शियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द मैग्नीशियम, इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह है, जैसे कि हमारी पोटेशियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सोडियम की तरह थी आपकी, ठीक है। दोनों ही सॉफ्ट मेटल है, दोनों को ही हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। दोनों को ही केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ इस केस में आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक। लेकिन बेटा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी पूरी तरीके से सही नहीं था क्योंकि सारे ऑक्टेव्स जो इन्होंने बनाए थे वो आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब हर केस में ऐसा नहीं था कि 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वन की प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्योंकि उस टाइम अवेलेबल एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आ रहा था आपका क्रोमियम, लेकिन एल्यूमिनियम और क्रोमियम जो है इनके प्रॉपर्टीज़ तो एंटायरली डिफरेंट है ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे ऑक्टेव्स मेंशन नहीं किए गए हैं, बट जो न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उनमें आपका एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आ रहा था आपका क्रोमियम, जबकि एल्यूमिनियम और क्रोमियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटायरली आपकी डिफरेंट होती हैं। क्रोमियम जो है आपका ट्रांजिशन मेटल है आपका, ठीक है, आपका डी ब्लॉक में आता है, जबकि एल्यूमिनियम आपका पी ब्लॉक का मेटल है आपका, ठीक है। इस वजह से तो ये जो ऑक्टेव था एल्यूमिनियम क्रोमियम वाला ये आपका ड्रॉबैक की तरह वर्क कर रहा था लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरह। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे ऑक्टेव्स थे जो लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये लॉ भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं चला, ठीक। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज बेसिकली दैट व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देन एवरी 8th एलिमेंट विल फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट वन लाइक द म्यूजिकल नोट्स ऑफ सरगम। This was basically the law of octaves, ठीक। Now here are the limitations of law of octaves, ठीक है। Now अभी मैंने आपको बताया it was successful only up to the calcium, मतलब ये आपका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ आपका कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। कैल्शियम के मतलब कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40, तो उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डिडंट पोजेस द सेम प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के उधर कैल्शियम के बाद आ रहा था क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर आ रहा था आपका एल्यूमिनियम, तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेव था
वो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं कर रहा था, तो दिस वॉज वैलिड ओनली अप टू द कैल्शियम। इस वजह से वहाँ जो हमने क्लासिफिकेशन शो की उसमें ओनली अप टू कैल्शियम तक शो किया है, कैल्शियम के जस्ट बाद वहाँ क्रोमियम आना था, एंड क्रोमियम जो है वो एल्यूमिनियम की तरह प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर एट लेटर स्टेज, देयर इंक्लूजन इन द टेबल डिस्टर्ब द एंटायर अरेंजमेंट। एक्चुअली इन्होंने न्यूलैंड ने ये कहा था कि ओनली इनके टाइम पे 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, तो इन्होंने ये कहा था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर किया ही नहीं जा सकता। तो दैट डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस हैड गिवन द बिग सेटबैक टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो ये आपका रीज़न बन गया फेलियर के लिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फेलियर के लिए, ठीक। नाउ आफ्टर द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, आपका जो लॉ दिया गया, now after the failure of Newland's law of octaves, another acceptable classification was given by Lothar Meyer. तो ये जो लोथर मेयर थे, he was actually a German chemist, ठीक है, और इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आई, इनको इन्होंने प्लॉट किया अगेंस्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और एक्चुअली इनका जो क्लासिफिकेशन का मेथड था, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया एंड उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को इन्होंने प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मासेस एंड ही हैड गिवन सर्टेन कर्व्स। तो यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट द लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व विच वाज गिवन इन 1869, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली था क्या, दैट मेयर हैज़ प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, ठीक है। नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग द एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ऑफ द लोथर मेयर, so we could say that he presented the classification of elements in the form of curve between the atomic volume and atomic masses. मैंने आपको बताया इन्होंने क्या किया एक्चुअली, इन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया एंड ही प्लॉटेड द वैल्यूज़ ऑफ दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट कि ये जो आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर एक्चुअली द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्लॉट बनाए, उस प्लॉट में इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को की वैल्यूज़ को प्लॉट किया अगेंस्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स। मीन्स जो एटॉमिक वॉल्यूम्स हैं, इनकी वैल्यूज़ में इंक्रीज और डिक्रीज जो था वो पीरियोडिक था, वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल था, ठीक है। नाउ यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम आपका कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे आपका जो एटॉमिक वॉल्यूम है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट टू द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, ओके। नाउ इन्होंने ये जो आपके लोथर मेयर थे, इनका देखिए एक प्लॉट यहाँ पे गिवन है आपका। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए पीक पर आपका आ रहा है सोडियम, देन यहाँ आ रहा है पोटेशियम, देन आपका धीरे धीरे आपका जैसे आपका पोटेशियम जो है आपका स्ट्रॉन्ग मेटल है, फिर आपका मेटल वीक हो रहा है धीरे धीरे, आपका ये जो वीक मेटल्स है, जो लेस मेटालिक एलिमेंट्स है, ये आपके डिसेंडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं हमारे प्लॉट्स में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्लॉट, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, आपका ये जो कर्व्स जो है, इन कर्व में जो असेंडिंग पोजीशन है आपकी, वो आपकी हैलोजन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आप इस वाले कर्व में देखिए पीक पर आपका सोडियम है, यहाँ पीक पर आपका पोटेशियम है, ठीक है, देन यहाँ पीक पर आपका रुबिडियम है, ठीक, मतलब आपके जो एल्कली मेटल्स हैं ये पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वहीं जो आपके हैलोजन्स है, ये देखिए आपके हैलोजन्स जो हैं ये आपके असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये आपका प्लॉट का असेंडिंग पोजीशन है, ये फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई किया। देन यहाँ से नेक्स्ट पीक जो है, इस वाले पीक की जो असेंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन आया आपका। देन नेक्स्ट देखिए ये आपका ब्रोमीन आया आपका। तो असेंडिंग पोजीशंस को आपके हैलोजन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डिसेंडिंग पोजीशन में देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग मेटल है सोडियम, देन यहाँ आया मैग्नीशियम। इस पीक में देखिए स्ट्रॉन्ग मेटल है आपका पोटेशियम, देन यहाँ पे आया कैल्शियम। मतलब जो आपके लेस मेटालिक एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द डिसेंडिंग पोजीशन। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स आपके पीक्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हैलोजन्स आपके असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डिसेंडिंग को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी
ठीक, तो यहाँ पे देखिए, हेयर इफ वी सी द एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, वी नोटिस द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पे इनके कुछ फीचर्स दिए गए इस कर्व के, दैट एल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज दे अकर एट द पीक ऑफ द कर्व। जो हमारे अभी मैंने आपको दिखाया था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट्स आपके टॉप पोजिशंस पे आ रहे हैं जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। Halogens like fluorine, chlorine, bromine which have the similar property अगर at rising or ascending position of the ascending part of the curve। तो अभी मैंने आपको मेंशन शो किया था यहाँ पे कि आपके जो हैलोजेंस हैं, ये देखिए आपके ये फ्लोरीन, आपका ये आपके असेंडिंग पोजीशन है फ्लोरीन, देन इस वाले पीक पे देखिए, इस वाले कर्व में आपका क्लोरीन, देन नेक्स्ट में यहाँ देखिए आपका ब्रोमीन। तो आपके जो हैलोजेंस हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। ठीक है, नाउ नोबल गैसेस सच एज नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज दे आकर जस्ट बिफोर द एल्कली मेटल्स। नाउ यहाँ पे देखिए आपका दिस इज अर्गन, दिस इज नियॉन, अर्गन एंड द क्रिप्टन आपका एल्कली मेटल है। इसके जस्ट पहले यहाँ पे देखिए नियॉन है फ्लोरीन के बाद। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए पोटेशियम से जस्ट पहला एलिमेंट जो है आपका असेंडिंग पार्ट में वो है आपका अर्गन, एंड यहाँ रुबिडियम से जस्ट पहले जो एलिमेंट है आपका असेंडिंग पार्ट में वो है क्रिप्टन। तो मीन्स एल्कली मेटल से जस्ट पहले वाली जो पोजीशन है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपके नोबल गैसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स थे जो आपके रेगुलरली रिपीट हो रहे थे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनको पीरियोडिक फंक्शंस कहा कि आपके जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन एंड हीलियम सीम्स टू बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीक पर हीलियम है जबकि बाकी पीक्स पर आपके जो एल्कली मेटल्स हैं, बाकी पीक्स को एल्कली मेटल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये हमारा एक्सेप्शन है लोथर मेयर का। ठीक, नाउ लोथर मेयर ने अपने प्लॉट्स दिए थे, इनका इन्होंने कोई ऐसा कोई रूल नहीं दिया था, मतलब कोई ऐसा लॉ नहीं निकाला था। ठीक है, इसके अब इनके में भी एक्सेप्शन था, ये हाइड्रोजन हीलियम जो था वो इनके प्लॉट्स के लिए एक्सेप्शन था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन आया इट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने भी अपने टाइम पे जितने एलिमेंट्स इनके पास अवेलेबल थे उनको इन्होंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड उनको इन्होंने प्रॉपरली इन्होंने बहुत एफर्ट किया एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में, मोस्ट सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे इन्होंने अपना लॉ तैयार किया विच इज़ कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही ऑब्जर्व, जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसके बेसिस पे इन्होंने अपना लॉ तैयार किया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, एंड इस लॉ में क्या था, इस लॉ में कहा गया दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मतलब इनके लॉ का बेसिस भी क्या था, एटॉमिक मास था। इसका मतलब क्या था, पीरियोडिक मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, व्हाट इज़ दिस पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स जो वो चीज़ें जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल आपकी रिपीट हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ जो आपकी दिस रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ये जो रेपिटेशन है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, इसको पीरियोडिसिटी नाम दिया गया। ठीक है, नाउ मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने ये कहा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस then the physical and the chemical properties of elements repeat after a regular interval. ठीक है, it means that the physical and the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. So this law was based on atomic mass of the element. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब वही है कि आपका मैंने बताया कि इन्होंने अपने टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे जितने भी, उनको इन्होंने अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, और इन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया इसके बेसिस पे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन पीरियड ग्रुप्स एंड सीरीज़। ठीक है, जो आपके जो वर्टिकल रोज आए, ठीक है, उसमें जो वर्टिकल रोज थे इनके में इनके पीरियोडिक टेबल में उसको इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, उनको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। ठीक है, ये जो आपके पीरियड्स इनके टोटल 7 थे, जो 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे, और ग्रुप्स इनके 8 थे, इनको इन्होंने फर्दर सीरीज़ में डिवाइड किया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए आपका क्या है,
in the periodic table the elements were arranged in vertical rows called groups and horizontal rows called periods. ठीक, there are 9 groups. 9 groups बेटा आपके जो मेंडलीव का जो मॉडिफाइड आपका पीरियोडिक टेबल आया, मेंडलीव्स मॉडिफाइड, बाद में फर्दर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट मेंडलीव का जो ओरिजिनल टेबल आप देखेंगे उसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं. ठीक है, उसके बाद जो मेंडलीव का जो मॉडिफाइड टेबल आया उसमें टोटल आपके 9 ग्रुप्स थे. उसमें एक 0 ग्रुप भी लेफ्ट किया गया था, बनाया गया था लास्ट में फॉर द नोबल गैसेस. तो हुआ क्या, ओरिजिनल टेबल में इन्होंने कुछ स्पेसेस लेफ्ट किए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट इनके टेबल को वापस से मॉडिफाई किया गया था. ठीक है, तो टोटल 9 ग्रुप्स बनाए गए थे आपके. ठीक है, तो देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल्स एज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0. लास्ट में इन्होंने एक 0 ग्रुप बनाया था विच वॉज लेफ्ट फॉर द नोबल गैसेस. द ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्राइड्स. 3 ट्राइड्स यहाँ पे हम 3 सीरीज बोल सकते हैं. यहाँ पे जो 8 थे आपका ग्रुप था उसमें एलिमेंट्स को 3 की सीरीज में आपका अरेंज किया गया था, 3 ट्राइड्स में अरेंज किया गया था. The 0 group contains elements belong to inert gases or the noble gases and the elements present have 0 valencies. तो ग्रुप जो आपका 0 ग्रुप था उसमें वो आपका बनाया गया था किसके लिए, नोबल गैसेस के. तो जब नोबल गैसेस फर्दर डिस्कवर हुई तो उनको 0 ग्रुप में प्लेस किया गया. ठीक है, देयर आर 7 पीरियड्स. तो इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे. जो आपका मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल 7 पीरियड्स थे, 9 ग्रुप्स थे. इसके अलावा 10 सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी. कई सारे बुक्स में दिया रहता है कि जो 7 पीरियड्स थे इनको फर्दर 10 सीरीज में आपका डिवाइड किया गया था, 7 पीरियड्स को. ठीक है, 10 सीरीज में डिवाइड किया गया था. ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंस क्या थी इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, कि this classification has made the study of elements quite systematic in the sense if the properties of one element of a particular group known, the properties of other could be predicted. हुआ क्या, इन्होंने जो टोटल 8 ग्रुप्स बनाए, इन्होंने कोशिश ये की, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो टोटल 9 ग्रुप्स बनाए, इन ग्रुप्स में इन्होंने एलिमेंट्स जो प्लेस किए उसको कोशिश की इन्होंने कि आपके जो सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, दे शुड बी केप्ट इन द सेम ग्रुप. तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में आए. इस चक्कर में, इस कोशिश में इन्होंने इस चीज़ की पूरी कोशिश की थी. ठीक है, और इस चीज़ के लिए अपने मतलब से, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आए हैं, इस चीज़ को अश्योर करने के लिए इन्होंने कई जगह पर ऐसा भी किया कि एटॉमिक मासेस को नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, तो जो कि इनके पीरियोडिक टेबल के लिए ड्रॉबैक का काम कर रहा था. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे आपका अर्गन पोटेशियम वाला जो आपका पेयर है, ये इस इधर, क्योंकि अर्गन का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, जो अर्गन का एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से ज़्यादा है. लेकिन क्योंकि आपका अर्गन नोबल गैसेस की तरह प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, इस वजह से उसको 0 ग्रुप में प्लेस कर दिया इन्होंने, मतलब पोटेशियम से पहले प्लेस कर दिया. तो इधर इन्होंने एटॉमिक मास को नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए, एटॉमिक मास जो है वो बेसिस था इनकी क्लासिफिकेशन का. तो पोटेशियम आपका एटॉमिक मास कम होता है, उसको पहले आना चाहिए, कैल्शियम को बाद में आना चाहिए. होना तो ये चाहिए ना कि एलिमेंट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, है ना. तो इसका मतलब पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, उसको पहले आना चाहिए, एंड अर्गन का एटॉमिक मास 40 है, तो उसको बाद में आना चाहिए. लेकिन क्योंकि अर्गन जो है वो आपका नोबल गैसेस की तरह प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, इस वजह से इन्होंने 39 से पहले 40 एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को प्लेस कर दिया था. यहाँ पे इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दी थी. ठीक है, तो दिस मेड दिस, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इनका जो क्लासिफिकेशन था उस वो ज़्यादा सिस्टमैटिक रहा. क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि आपका एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहें, सिमिलर रहें. तो इससे हुआ क्या कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना आसान हो गया. ठीक है, क्योंकि इफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट इज़ नोन in the group, then the properties of other element could be easily predicted. Next, this helped to a great extent in the discovery of these elements at the later stages. मतलब इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें भी फर्दर उसमें कुछ वैकेंट स्पेसेस थे, इन्होंने कुछ स्पेसेस लेफ्ट किए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. इसका मतलब कि कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए इन्होंने स्पेस लेफ्ट कर दी थी. इसका मतलब वो एलिमेंट उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं, लेकिन फ्यूचर में कभी
सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट डिस्कवर किया जा सकता है। और हुआ भी ऐसा कि फ्यूचर में जब एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए और उनको उस पोजीशन पे रखा गया तो वो बाकी मेंबर्स की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। Now Mendeleev corrected the atomic masses of the certain element with the help of their expected positions and properties. अब इन्होंने कई सारे जो आपके इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस थे उनका इन्होंने करेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये सब तो हमारी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। नाउ नेक्स्ट आर द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी, जो इनका पीरियोडिक टेबल था वो भी पूरी तरीके से सही नहीं था। ठीक है, कि मैंने आपको जैसे बताया कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने ये श्योर करने के लिए कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आए, इन्होंने कई जगह एटॉमिक मासेस को भी नेग्लेक्ट कर दिया था, है ना। तो वो ये जो चीज़ थी ये इनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए ड्रॉबैक की तरह काम कर रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके पीरियोडिक टेबल के कुछ डिफेक्ट्स थे जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वाज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1A though it resembles with the elements of group 7A, so its position in Mendeleev's periodic classification was controversial। वैसे हाइड्रोजन की पोजीशन हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कंट्रोवर्शियल ही है, क्योंकि ना तो इसको फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल्स के साथ स्टडी किया जाता है, ना इसको 17th ग्रुप के हैलोजेंस के साथ स्टडी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो है ये दोनों की तरफ प्रॉपर्टीज शो करता है। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज में एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करता है, कुछ प्रॉपर्टीज में हैलोजेंस को रिजेंबल करता है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज में ये दोनों को ही रिजेंबल नहीं करता है। ठीक है, कुछ इसकी खुद की अलग से प्रॉपर्टीज है, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, तो position of hydrogen was the defect in Mendeleev periodic table। The next drawback was the anomalous pairs of element, कि आपके कई ऐसे पेयर्स पाए गए जिसमें हायर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट जो है वो प्रिसीड कर रहा था आपके लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अर्गन पोटेशियम वाला पेयर, जिसमें अर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है लेकिन उसको पोटेशियम से पहले रखा गया क्योंकि वो नोबल गैसेस की तरह प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये इनके पीरियोडिक टेबल, दैट अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट बिकम्स द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ द थर्ड इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आपके आइसोटोप्स, क्योंकि आपका ये जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था ये इसका बेसिस ही एटॉमिक मास था, तो इन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, मतलब हर एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशन अलॉट की गई थी। अगर ऐसा था तो फिर आइसोटोप्स को भी अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, व्हाट आर आइसोटोप्स? एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग atoms of the same element having similar atomic number but different atomic mass। तो यहाँ पे क्योंकि आपके आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफर करता है, तो इसका मतलब उनकी पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, इन आइसोटोप्स को कोई अलग से पोजीशन अलॉट नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये जो आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप था वो भी आपके मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए ड्रॉबैक की तरह वर्क कर रहा था आपका। ठीक, now next was according to Mendeleev elements placed in the same group resemble in their properties। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 9 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स को रोमन न्यूमरल्स में आपका रिप्रेजेंट किया गया था, जबकि 9th वाला जो था उसको 0 ग्रुप था। नाउ इन 8 ग्रुप्स में भी टोटल जो आपके 7 ग्रुप्स थे उन 7 ग्रुप्स को भी फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ए एंड बी में डिवाइड किया गया था, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी। तो जो 7 ग्रुप्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ए एंड बी, जबकि जो 8th ग्रुप है उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया था आपका। ठीक है, तो नाउ अब हुआ ये कि इन्होंने ये कहा था कि सेम जो आपके जो एलिमेंट्स आपके सेम ग्रुप में आ रहे हैं दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स आपके जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप में भी फर्स्ट ए फर्स्ट बी है, तो जो ये आपके 2 सब ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो इन सब ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका यहाँ पर, देयर वाज नो सिमिलैरिटी अमंग द एलिमेंट्स इन द 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप में ए और बी जो आपके सब ग्रुप थे इनमें जो एलिमेंट आ रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, जो कि इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए ड्रॉबैक की तरह वर्क कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इनका ड्रॉबैक था कि कुछ केसेस में द एलिमेंट इन फ्यू केसेस इन सम केसेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। काफ़ी आपके कुछ ऐसे पेयर्स भी पाए गए, कुछ ऐसे केसेस पाए गए जहाँ पर कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग ग्रुप्स में रख दिया गया। ठीक है, तो जब आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स अलग ग्रुप में रख दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, आपके इस क्लासिफिकेशन के लिए ड्रॉबैक की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका था
पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो मेन टेबल था, मेन बॉडी थी आपका इनका क्लासिफिकेशन का, उसके नीचे इन्होंने 2 रोज बना दिए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए। लेकिन इन्होंने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को मेन टेबल से बाहर क्यों रखा, उसके लिए इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, इनका मेन क्लासिफिकेशन का जो टेबल था उसके नीचे इन्होंने 2 सीरीज बनाकर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को रख दिया, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर उसकी रीजनिंग नहीं दी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। So that position of lanthanoids and actinides has become the drawback of Mendeleev's periodic classification. ठीक है, now there was no proper explanation offered that why the elements placed in a group show resemblance in their properties. अब इन्होंने ये तो कह दिया कि जो आपके एक ग्रुप के एलिमेंट होंगे, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, दे विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट व्हाई दीज एलिमेंट्स आर शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने और एक चीज़ है कि इन्होंने पीरियोडिसिटी टर्म कॉइन की थी, कि इन्होंने कहा था कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देन दे विल शो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड दिस रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल वाज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, लेकिन पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, क्यों सेम प्रॉपर्टीज शो कर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यही चीज़ है आपका जो इनका लास्ट ड्रॉबैक है, that there was no proper explanation have been offered for the fact that why the elements placed in a group show resemblance in their properties। इसका ये कोई रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपके जो हैं 9 हमारे वर्टिकल ग्रुप्स हैं, जो 9 वर्टिकल रोज हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। एंड यहाँ पे जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, these 7 हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे जो टोटल आपके ये जो आपके 9 ग्रुप्स हैं, इनको हमने रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 ग्रुप। द 0 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नोबल गैसेस, और हमने 1 से लेके 7 फर्स्ट ग्रुप से लेके टोटल जो 7th ग्रुप है हमारा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th, जो फर्स्ट से लेके टोटल 7th ग्रुप है, सब ग्रुप को हमने फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। सारे ग्रुप्स को हमने फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ए एंड बी। दिस इज फर्स्ट ए, दिस इज फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी एंड 7th ए एंड 7th बी। तो फर्स्ट से लेके 7th तक के सारे ग्रुप्स को हमने फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड जो हमारा 8th ग्रुप है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स की सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपके 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ट्राइड्स रखे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स की सीरीज है टोटल आपकी। ठीक, और आपका देखिए यहाँ पे हर ग्रुप में जो आपके अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट ग्रुप है, तो यहाँ पे लिथियम के सामने देखिए आपका सोडियम के सामने एंड पोटेशियम के सामने यहाँ जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं इनके लिए जगह। इसी तरीके से बेरिलियम मैग्नीशियम के सामने देखिए जो आपका कैल्शियम के सामने देखिए, यहाँ जिंक के सामने देखिए जो आपके अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं इनके लिए वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट की गई हैं। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये हमारा मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ टोटल 8 ग्रुप्स हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। इसके नीचे देखिए यहाँ फर्दर आपके 2 रोज दी गई हैं। ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो ये लेंथेनाइड की सीरीज है, ये एक्टिनाइड्स की सीरीज है। इन्होंने इन एलिमेंट्स को, जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, इनको मेन बॉडी से बाहर आपके 2 रोज में प्लेस तो कर दिया, लेकिन इनको यहाँ क्यों प्लेस किया है, मेन बॉडी के बाहर क्यों प्लेस किया है, इसका रीज़न आपके मेंडलीव नहीं दे पाए थे। इस वजह से ये चीज़ जो है इनके लिए ड्रॉबैक की तरह काम कर गई, इनके टेबल का ड्रॉबैक बन गई ये चीज़। ठीक है, नाउ आफ्टर द फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फर्दर अटेम्प्ट्स वर मेड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन मोर सिस्टमैटिक वे। इसके बाद फिर से एफर्ट किए जाने लगे कि और अच्छे से आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए और सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाए। ठीक है, कि कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से आपका ये लॉ आपका डिस्कार्ड किया गया। इन कमियों के ऊपर वर्क किया जाने लगा और ये कोशिश किया जाने लगा कि ये जो आपकी ड्रॉबैक्स इनको रेक्टिफाई करके फर्दर आपका कोई नया लॉ तैयार किया जा सके। तो ऐसा हुआ भी। ठीक है, आपका ये मोज़ले ने एक नया अपना पीरियोडिक टेबल आपका ये डिज़ाइन किया
जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. ठीक है. इट वाज डिजाइन्ड बाय मोज़ले और इसमें एटॉमिक नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपके एलिमेंट्स को प्लेस किया गया. पहला ऐसा लॉ था जिसने एटॉमिक मास को ना लेकर एटॉमिक नंबर्स को एज अ बेसिस आपका कंसिडर किया. ठीक है. इन्होंने ये कहा दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. तो आपका ये जो आपका लॉ है ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था. ठीक है. अब इस लॉ के बारे में हम डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम लोग जस्ट इसका एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं. ठीक है. दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है. और ये जो हमारा ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये हमारा बेस्ड है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे. ठीक है. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दिस इज मॉडर्न MODERN. ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and this table is based on modern periodic law. Now in this table the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers. Means the atomic number is the basis of our modern periodic table. हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो टेबल फॉलो कर रहे हैं इट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. तो इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच क्लास. अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कुड आस्क इट इन योर कमेंट सेक्शन.